अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। बुध के रोज अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 14 कीमती जानें ज़ाया हुई, उसमें से 9 जो थे वो चीनी बाशिंदे थे। ये वाकया अपर कोहिस्तान में पेश आया जब एक बस को बज़ाहिर पहले यह कहा गया कि हादसा पेश आया है। जो चीनी बाशिंदे थे वो काम कर रहे थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दासू, उस पर जब उनको वो साइट पर लेकर जा रही थी बस जो है। लेकिन शहबाज जो इसके अंदर तजादात थे, मतलब पहले जब इतलात आई तो दफ्तर खारजा की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें यह कहा गया कि बस के अंदर एक मैकेनिकल फॉल्ट डेवलप हुआ, उसके बाद गैस लीकेज हुई और उसके बाद ये धमाका हुआ जिसके नतीजे में ये कीमती जानें ज़ाया हुई। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो चीन का सिफारत खाना है उनकी तरफ से जो बयान सामने आया, उन्होंने पाकिस्तान के वर्जन को बज़ाहिर इंडोर्स नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी हुकाम से यह दरख्वास्त की कि वो इसकी जामे तहकीकात करें और जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। फिर हमने देखा कि एक दिन के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इब्तदाई जो तहकीकात हुई हैं उसमें ये ट्रेसेस मिले हैं कि ये जो धमाका हुआ था इसमें या जो हादसा हुआ था इसमें धमाका खेज मवाद मिला है और ये दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। और फिर दफ्तर खारजा ने भी अपना बयान बदला और ये कहा कि हम तमाम जो एंगल से इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इसमें दहशतगर्दी के वाक़े को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर सबसे अहम सवाल मेरे ख्याल में ये है, एक कि हमें ये इतनी जल्दी क्या थी कि हमने इसको हादसा डिक्लेयर किया, क्योंकि अगर तहकीकात होनी ही थी तो तहकीकात के बाद हम कुछ कह सकते थे। और दूसरा मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे हैं। चाइनीज़ जो है वो हिट लिस्ट पे हैं, जो हमारे बैरूनी दुश्मन हैं, तो ये सिक्योरिटी लैब्स भी है। दो कि ये हसास नौयत का मामला है, कहते हैं कि सवाल ना करें, लेकिन अगर सिक्योरिटी लैब्स है तो है, इस पर सवाल होना चाहिए। कामरान, ऐसा लगता है कि कोई SOPs पाकिस्तान की तरफ से फॉलो नहीं किए गए। खित्ते के अंदर जो सूरत डेवलप हो रही थी उसके बाद लग ये रहा था कि इस तरह के वाकयात हो सकते हैं और हमारी साइड पे इसे काम नहीं किया गया। तो आपको यहाँ पे क्या लग क्या रहा है कि पाकिस्तान एक अब रिएक्टिव मोड में चला गया है? पहले एक बयान, फिर दूसरा बयान, फिर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कॉल गई चाइना के प्राइम मिनिस्टर को। सो व्हाट इज योर इनिशियल असेसमेंट, वेयर वी स्टैंड आफ्टर दिस, आफ्टर 2 days? मेरे ख्याल में अब तो एक चीज तो तय हो गई है कि जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो हालिया वाकया हुआ कोहिस्तान में जिसमें 9 चीनी बाशिंदे मारे गए और उसके बाद जो अहम CPEC से रिलेटेड इजलास होना था आज, वो फिर मुलतवी हुआ। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है हारून शरीफ साहब ने। ये चेयरमैन रहे हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के और CPEC से रिलेटेड जो मंसूबे हैं उन पर भी काम करते हैं। तो बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। पहला सवाल आपसे यही, एक तो आपका क्या रद्द अमल है, ये जो JCC की मीटिंग बिल्कुल 11th आवर मुलतवी हुई है, बड़ी मेहनत हमने की थी, 8 महीनों से हम डेट लेने की कोशिश कर रहे थे, किसको आप इल्जाम देंगे ये 11th आवर जो मीटिंग पोस्टपोन हुई है इतनी इंपॉर्टेंट? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हुआ है और उसके लिए हमें, अगर ये वाकई जो हमें कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही थी, अगर वाकई इसमें टेररिज्म का लिंक है तो पाकिस्तान को हाईएस्ट लेवल पर अपना एक वफ्द चीन भेजना चाहिए ताकि इसको हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बात है। आज प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके प्राइम मिनिस्टर बात तो की है, तो लग ये रहा है कि कोशिश तो कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बल्कि हमारा जो CPEC अथॉरिटी का चेयरमैन असद उमर को वहां पर्सनली जाना चाहिए ताकि एक सिग्नल जाए और वहां पे हम, और दूसरा हम जो सिक्योरिटी का हमारा इशू है खित्ते में तब्दीली की वजह से भी और दूसरी वजूहत से, आई थिंक हमें उसको बीफ ऑफ करने के लिए बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। अब आइए देखिए, चीन का एक काम करने का तरीका है कि वो हर काम को एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से करते हैं। ये जो JCC है ये इनका हाईएस्ट स्ट्रक्चर्ड डायलॉग का फोरम है जो काफी वजूहात की वजह से काफी अरसे से नहीं मिल पा रहे थे। मैं जब लीड करता था तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का फोरम मैं लीड करता था चीन के साथ, तो मुझे कुछ इल्म है कि कैसे इसकी गुफ्तगू होती है। उसमें भी अनफॉर्चुनेटली जो मैंने MOU 2 साल पहले साइन किया था उसको फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करने का काम खासा सुस्त रहा है और वो आगे नहीं चल रहा है। अब जो आपका पर्टिकुलर सवाल है JCC के मुतल्लिक कि इसके लिए किसको ब्लेम किया जाए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि हमें प्री मैच्योर अनाउंसमेंट्स नहीं करनी चाहिए।
जब तक हमारे पास 100% कंफर्मेशन ना, और ये तो वीडियो कॉल से मीटिंग थी, पर्सनल भी नहीं थी। तो जहां तक अगर तो इसकी ये वजह, मेरा जाती ख्याल है कि इस खाली वाकये की वजह से चीन पोस्टपोन नहीं करेगा। इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जब आप इतने सीरियस स्ट्रक्चर फोरम पे बात करते हैं तो आपके पास अनाउंसेबल्स होने चाहिए, आपके पास अग्रीड टारगेट्स की प्रोग्रेस को शो करने के लिए कुछ दिखाना चाहिए। वरना जो वाइस चेयरमैन ऑफ एनडीआरसी उधर से जिसको चेयर कर रहा है, जिसके पास और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो गालिबन उसके अंदर मुझे जो लग रहा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कि अभी तक वहां तसल्ली मुकम्मल नहीं थी कि हमारे पास कौन। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब जिक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब इक़्तिदार में नहीं आए थे तो एक बात के ऊपर वो बहुत ज्यादा जोर देते थे कि वो जब उनकी हुकूमत आएगी तो मेरिट को वो प्रमोट करेंगे, जहां पर सही बंदे को लगाना चाहिए वहीं पे उसको लगाया जाएगा। 3 साल अब इस गवर्नमेंट को हो गए हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में शहबाज क्या इस वक्त हालात हैं? सुना है कि कई ऐसे जगहों पर जहां पर 22वें ग्रेड का अफसर जो सेक्रेटरी होना चाहिए उसकी जगह पे एडिशनल जो चार्ज है, जूनियर अफसरान जो हैं वो इस वक्त सारा काम कर रहे हैं। तो क्या जो दावा इमरान खान साहब करते थे उसको अमली जामा भी उन्होंने पहनाया इन 3 सालों में? उसको अमली जामा पहनाने के लिए कामरान उन्होंने 2 काम किए। एक उन्होंने स्पेशल वो एक एडवाइजर ले आए काबीना में, डॉक्टर इशरत हुसैन को। फिर शहजाद अरबाब साहब, वो उनका ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनका बड़ा काम था, उनको खुद ब्यूरोक्रेट थे, उनको भी वो डॉक्टर इशरत साहब को लाने में क्या कमाल है, वो तो हर हुकूमत में रहे हैं, लेकिन उनका इंस्टीट्यूशन ऐसा हो गया कि वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं और अब ये भी रिफॉर्म इधर कर रहे हैं। और फिर तीसरे शफकत महमूद साहब जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की काबीना की कमेटी बनाकर उसको उनका सरबराह बना दिया। तो 3 वजारतें तो इस वक्त जो है वो ऑक्यूपाइड है। एक तो सबसे बड़ा उन्होंने अपने काम को इंप्लीमेंट करने के लिए ये किया। दूसरा उन्होंने सीरियस नोट, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का मकसद ये था कि किसी भी सेक्रेटरी को वजारत में लगाने से पहले उसका इंटरव्यू किया जाएगा, एक पैनल जाएगा 3 लोगों का, वो कमेटी इंटरव्यू करके उसमें शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर 2 साल तक उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामरान जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को चलाया जा रहा है, और खासतौर पर ऐसे वक्त में जब नैब का भी एक अननेसेसरी एक दबाव है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, उसके ऊपर शौकत तरीन भी बोल चुके हैं, ताबिश गोहर भी बोल चुके हैं, और भी लोगों ने बात की है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना, उसे 2 जगहों पर फंसी हुई है। एक तरफ उनको हुकूमत की तरफ से उन पर बेजा दबाव आ रहा है और कमजोर लोगों को कमजोर अहम जगहों पे लगाया जा रहा है ताकि फैसले अपनी मर्जी के करवाए जाएं, और दूसरी तरफ जो नैब है उसका दबाव है। आज भी सेक्रेटरीज कमेटी की मीटिंग हुई। सेक्रेटरीज कमेटी जो है ये तमाम जो फेडरल सेक्रेटरीज उनकी कमेटी है, और वहां पे फिर जो नैब का कानून है उसको डिस्कस किया गया कि इसमें से ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करे। तो जो आपने बात की कि इस वक्त बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपको 5 या 6 बड़ी बड़ी ऐसी वजारतें बता सकता हूं जहां पे ग्रेड 21 के लोग बैठे हुए हैं या कोई भी नहीं वहां पे है, जबकि ये वो वजारतें जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की इकोनॉमी से डायरेक्ट है। जो चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इस वक्त वो ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं, और जो सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन भी है, वहां पे एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनको हुकूमत प्रमोट करेगी ग्रेड 22 में, ताकि एक ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर एक आपका एक सिस्टम होता है, एक हायरार्की होती है। तो ग्रेड 22 का चेयरमैन होगा तो ग्रेड 21 के अफराद को बेहतर कंट्रोल कर सकता है। इन्हीं को शायद वो कल ग्रेड 22 में कर दें, लेकिन अभी वो 21 में। जो सबसे इंपॉर्टेंट वजारत है आपकी वजारत खजाना, उसके ऊपर भी ग्रेड 21 का और जूनियर मोस्ट ग्रेड 21 का ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस, उनको लगा गया बजट से चंद दिन पहले। ये तो बड़ी अहम वजारतें। अब जो सेक्रेटरी जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो बुध के रोज अफसोसनाक वाकया पेश आया कोहिस्तान में, जिसके नतीजे में 9 चीनी शहरी उसमें मारे गए, क्या यह सिक्योरिटी लैप्स था? इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, साबिक वजीर दिफा और साबिक सेक्रेटरी दिफा रहे हैं। तो जनरल साहब, आप भी जानते हैं कि सी पैक की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन इवन बनाया गया है। 15 अरब रुपए उसका सालाना बजट है, और इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद जो वाकया बजाय अब हुकूमत भी इस बात का इतराफ कर रही है कि शायद ये दहशतगर्दी का वाकया है, आपको लगता नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है हमारे से? जी, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, और ये मेरा ख्याल डिफेंडेबल नहीं है। अगर कोई ये कहे कि जी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम होने के बावजूद ये हो गया, डेफिनेटली सिक्योरिटी लैब्स है, और जिनके जिम्मे भी ये इनकी हिफाजत थी चीनियों की और इस इलाके की, उनको जरूर बाज़ होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि भी क्या हुआ। लेकिन एक बात भाई आप याद रखें कि जिन मुल्कों ने सरेआम
सी पैक की मुखालफत की है। वो आपको पता है एक सुपर पावर है अमेरिका, दूसरा हिंदुस्तान है, उनका आपस में मुआहदे भी हैं। कोई ऐसे ममालिक भी और हो सकते हैं जिनका हमें इदराक ना हो, लेकिन इंटेलिजेंस वालों को पता हो कि वो भी इस मामले के हामी शायद ना हो। जिसको भी ये इकोनॉमिक ज़द पहुंचती है या कोई पॉलिटिकल ज़द पहुंचती है तो वो ज़रूर इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। एक हमें मालूम है कि ये जो अफगान NDS है, इसका बहुत करीबी ताल्लुक है हिंदुस्तानी रॉ के साथ, और वो हाथ जब भी मौका मिलता है वो में जख्म लगाते हैं, ये भी हमें अच्छी तरह मालूम है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा मुकाबला बहुत बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी से है, लेकिन बहरहाल हमने अपना दिफा तो करना है। और खासकर जो चीनी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो तो स्पेशल टारगेट होंगे, वो उस चीज का हमें इदराक होना चाहिए। तो ये जो आपका पहले सवाल है, इसका तो सीधा साधा जवाब है कि बिल्कुल इट इज अ सिक्योरिटी लैब्स और इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, और आइंदा के लिए हमें अपनी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। जी अच्छा जनरल साहब, आपको पता है कि जिस तरह खित्ते की सूरत हाल बदल रही थी, खासतौर पर अफगानिस्तान से जो विड्रॉल हो रहा है US फोर्सेस का, तो इस तरह के वाकयात हो सकते थे और मजीद भी शायद हो सकते हों, अल्लाह ताला हमें बचाए रखे। लेकिन जब इस तरह का कोई वाकया हो जाता है तो SOP क्या होता है? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जो कल पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया कि पहले हमने इस वाकये को एक मैकेनिकल फेलियर करार दिया, उसके बाद फिर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनका ट्वीट आया कि शायद इसमें दहशतगर्दी के कुछ आसार उनको लगे हैं कि जी अब पाकिस्तान को लेटली पता चला है, और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो चाइना के प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का